नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में बात करेंगे संसद में हुई संविधान की चर्चा पर। आज संविधान पर चर्चा हुई। पिछले कई दिनों से ये तय था कि 13 दिसंबर को संविधान पर सदन में चर्चा होगी और पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार थे। वैसे पक्ष और विपक्ष इन दिनों घमासान के मूड में है और अलग-अलग मुद्दे लाकर किसी ना किसी तरीके से सदन नहीं चल रहा है, लेकिन आज सभी लोग यही मूड में आए थे कि आज सदन चलाएंगे और सदन में संविधान पर चर्चा हुई। संविधान पर काफी आरोप प्रत्यारोप भी लगे। छोटी सी एक कुछ क्लिप्स देख लेते हैं आज जो संविधान पर चर्चा हुई उस पर, और फिर मेहमान जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनके साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आज सदन में क्या हुआ, कुछ मुख्य अंश पर एक नजर डालते हैं। कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे दिया कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है। ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। बहुत अहम बात अखिलेश यादव ने कही, ना तेरा है ना मेरा है, ये भारत जो है, ये संविधान जो है वो हम सबका है, और अगर ये बात नहीं समझी गई तो नुकसान सबका है। मुझे लग रहा है कि ये एक आज बहुत सटीक बात कही गई। वैसे राजनाथ सिंह ने आरोप लगाए कि संविधान को आपकी जेब में रखकर घूमने का आपको कोई हक नहीं है, और वहीं विपक्ष ने ये इल्जाम लगाया कि संविधान बदलने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आखिर क्या ये सारी चर्चा जो हुई है उसके क्या मायने हैं, उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे मिलवाते हैं और फिर संविधान में सदन पर जो चर्चा हुई है उसे आगे बढ़ाएंगे। चलिए, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से महेश पुरोहित जी जुड़े हैं। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से हितेंद्र पिठड़िया जी जुड़े हैं। हितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जी, चलिए, भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में है, सबसे पहली बारी और चांस हमेशा ही ये एक नियम जैसा रहता है कि भारतीय जनता पार्टी को दिया जाए। संविधान पर सर आज चर्चा हुई है, क्या कहेंगे? इस चर्चा को कितना फ्रूटफुल मानते हैं भारत के आने वाले इतिहास के लिए? देखो बेन, संविधान पर चर्चा एक बार नहीं बार बार होनी चाहिए। जब जब भी हमको मौका मिलता है तो हमको जब संविधान पर चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि संविधान पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम एक संविधान का जो हमारा इतिहास रहा है 1947 से लेकर अभी तक का, उस पे हम चर्चा करते हैं, विमर्श करते हैं। अगर कहीं पे छोटी बहुत कोई क्षति है तो उसका सुधारने का अवकाश मिलता है, अपोजिशन को बोलने का भी अवकाश मिलता है। सो चर्चा होनी चाहिए, चर्चा का यहाँ पे कोई इशू है ही नहीं। लेकिन संविधान को केंद्र में रखकर, संविधान को बीच में लाकर जब अनर्गनर आरोप लगाए जाते हैं तो दिक्कत वहां पे है। फिर भी वर्तमान सरकार ने पूरा छूट दिया हुआ है और हमारा संसद सत्र पूरा खुला हुआ है और अपोजिशन इसमें अपना जो चाहे वो अपना मत रख सकते हैं। चलिए, इस बार का लोकसभा चुनाव जो था 2024 का संविधान पर लड़ा गया और संविधान पर ही कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को काफी सफलता भी मिली। कांग्रेस पार्टी की ओर हितेंद्र जी जुड़े हुए हैं। हितेंद्र जी, आज जो चर्चा हुई है और संविधान को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अब इसे ही एक बड़ा मुद्दा बना दिया है कि संविधान हर बार संविधान की कॉपी कांग्रेस नेताओं के हाथ में रहती है। क्या कहेंगे आज जो चर्चा हुई है उस पर, और कांग्रेस पार्टी ने संविधान को जो एक अब बड़ा मुद्दा बना दिया है उस पर? सर्वप्रथम आपको महेश भाई और सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। आज सर्वप्रथम तो ये जो आज 13 दिसंबर है, जो लोग शहीद हुए थे, जो संसद पे हमला हुआ था और उसमें जो लोग शहीद हुए थे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब मेरी बात शुरू करता हूँ कि ये जो बात बताई गई महेश भाई की ओर से, और तो ये प्रस्ताव
अगर सरकार को कोई सपना नहीं आया था, ये प्रस्ताव के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने, नेता विपक्ष ने 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे था, संविधान दिन था, तब उन्होंने लेटर लिखा था स्पीकर को कि हमें 2 दिन का एक सत्र दिया जाए अलग से, जिसमें हम संविधान पे बात कर पाए। इससे पहले भी जब देश के 50 साल हुए थे आजादी के, तब भी इस टाइप की बात हुई थी। अभी 75 साल जब 2022 में हुए थे, तब भी हमने 2 दिन के सत्र की मांग की थी। जब भारत छोड़ो यात्रा, जब भारत छोड़ो जो क्विट इंडिया जो मूवमेंट था, उसमें जब उसकी जो वर्षी थी 75वां साल, तब भी हमने इस टाइप की बात रखी थी। और अभी भी जब संविधान को अडॉप्शन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान सभा द्वारा संविधान को स्वीकृति दी गई थी, उसको आज 75वां साल जो चल रहा है, उसको लेकर भी 2 दिन की इस सभा की मांग की गई थी। रही बात दूसरी जो आज बात कही गई, तो आज बहुत बड़ी बात ये थी कि संविधान में मतलब संविधान पे बात हो रही है सदन में, और सदन में प्रधानमंत्री जी मौजूद नहीं है। तो ये कैसी बात है भाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े मुखिया, जिसको प्रधानमंत्री मतलब माना जाता है, तो प्रधानमंत्री जी सदन में क्यों नहीं है? जब संविधान पे बात होती है और प्रधानमंत्री गायब है, तो उससे बड़ी बात ये संविधान का अपमान नहीं है तो क्या बात है? और दूसरी जो बात है, जो आज प्रियंका जी ने बोली, कि प्रियंका जी ने आज उसमें बोला कि ये भारत का संविधान, ये संघ का विधान नहीं है। तो वही बात है कि आज भारत के अंदर जो मणिपुर की बात बोलनी चाहिए, तो मणिपुर पे कोई बात नहीं होती। अगर कहीं सरहद की कोई मुद्दे की बात होती है, तो उस पर कोई बात नहीं होती, या फिर संविधान पे हमले होते हैं उसकी कोई बात होती है, उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी द्वारा सत्तारूढ़ दल द्वारा कोई बात नहीं रखी जाती। तो बात जो है आज संविधान पर रखने के लिए बात रखी गई है। तो जैसे अखिलेश जी ने बोला कि ये सबका संविधान है, इस देश का जो संविधान का जो ढांचा है, उसमें धर्मनिरपेक्षता एक बहुत अमूल्य बात है। तो आज की सरकार क्या धर्मनिरपेक्ष का क्या आधार पे चलती है? क्या आप तो हर मस्जिद के नीचे मंदिर को ढूंढते हैं, आप तो हर कोई ना कोई किसी ना किसी धर्म के मुद्दे के ऊपर चलते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का जो मुद्दा है, वो आज बड़ा सवाल बना हुआ है। दूसरी एक बात है समानता की बात, समता की बात, जो इस देश का संविधान हमें देता है। क्या आज इस भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बनी सरकार है, क्या सभी नागरिकों को, इस देश के नागरिकों को समानता के हक से, समानता की नजर से देखता है? क्या उनके लिए एक मुसलमान और एक हिंदू एक बराबर है? क्या इस देश का दलित, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा, इस देश की महिला, इस देश का किसान, क्या एक बराबर एक नजर से देखे जाते हैं? तो कहीं ना कहीं इनकी जो सत्ता मतलब चलाने की जो उनकी लाठी है, उस लाठी में वो कहीं ना कहीं एक अन्याय होता है। जो बात मुसलमान की आती है, जब बात दलित की आती है, जब बात आदिवासी की आती है, जब बात महिलाओं की आती है, कोई जाति विशेष, धर्म विशेष, प्रांत विशेष की बात आती है, तो वो संविधान को भूल जाते हैं। पर कोई ओकेजन आता है, जब कोई ऐसा प्रसंग होता है, तब प्रधानमंत्री जी नतमस्तक होकर संविधान के सामने। तो ये इनका जो दोगलापन है ना, इस दोगलापन को जनता ने देख लिया है। और सबसे बड़ी बात यही कि ये कोई सरकार की ओर से इनिशिएटिव नहीं लिया गया था। ये 2 दिन का जो सदन चल रहा है, जिसपे आज मयूर जी और वीएनएम चैनल जो आज ये पूरा डिबेट कर रहा है, ये डिबेट हो क्यों रहा है? कि 2 दिन का सदन मतलब संविधान पे चर्चा हो रही है। क्यों हो रही है? राहुल जी ने बोला था इसलिए हो रही है। राहुल जी ने नहीं बोला होता तो ये नहीं होता था। तो ये जो प्रोएक्टिव जेस्चर जो है, मतलब एक विपक्ष की ओर से रखा गया है, सत्ता मतलब उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं कि स्पीकर, आदरणीय स्पीकर साहब ने उसको स्वीकार किया और ये पूरी चर्चा चल रही है, उसकी वो अच्छी बात है। बट सर राहुल जी तो सत्ताधारी अदानी पर चर्चा की भी मांग कर रहे हैं, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, तो वो तो वही तो बात है कि मोदी अदानी एक है, मोदी है तो अदानी सेफ है। ये जो बात जो है ना, अभी हम संविधान पे बात करना चाहता हूँ कि संविधान के मुद्दों पे मेरे पास अदानी पे भी मैं बात कर ही सकता हूँ, पर अभी मैं संविधान पे बात करना चाहूंगा। इसीलिए कि वर्तमान समय में संविधान पे जितने हमले होते हैं ना, वर्तमान समय में संविधान को जितना तोड़ा मरोड़ा जाता है ना, इसीलिए अभी 26 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जी आए थे और संविधान रक्षक अभियान की हमने शुरुआत की है कि ये संविधान को स्वीकृत किए गए 75वां साल है। हम पूरे ही देश में, गुजरात में 18,000 गांव है, 18,000 गांव में हर गांव में हम 8 से लेकर 10 लोगों को ऐसा चयनित करेंगे कि ये देश के संविधान रक्षक बनेंगे। वो कोई कांग्रेस पार्टी से जुड़े हो या और मतलब किसी विचारधारा से जुड़े हो, कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि इस देश का नागरिक, इस देश का आम आदमी जो है, वो कहीं ना कहीं संविधान की बात करे और संविधान के रक्षक के रूप में खड़ा हो। जी चलिए, महेश जी सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि संविधान की रक्षा हम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलने के पर आमादा है। और लोकसभा चुनाव में तो ये बहुत प्रचार भी किया गया कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो संविधान को बदल कर रख देंगे। क्या करना चाह रहे हैं सर आप लोग संविधान के साथ?
बेन, भारतीय जनता पार्टी आज से सत्ता में नहीं है, आप 2024 में सत्ता में नहीं आई है, तो ये बोल देंगे कि भाई ये लोग संविधान को बदल। भारतीय जनता पार्टी 2014 से सत्ता में है। 2014 से लेके अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किए जो उनके मैनिफेस्टो में थे। उन्होंने बोला कि संविधान बदल रहे हैं। 317 जब लागू था जम्मू कश्मीर में, तब वहां पे पूर्णतः संविधान नहीं लागू हो पा रहा था। बाबा साहब आम्बेडकर का अगर किसी ने पूर्णतः समग्र देश में संविधान लागू किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है। अभी ये जनाब बोल रहे हैं कि भाई मुसलमानों के साथ ये हो गया वो गया। देखिए, देखो, संभल में एक हिंसा होती है, हिंसा प्रशासन और एक विशेष समुदाय के बीच में होती है। वहां पे एक विशेष समुदाय प्रशासन पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और उनके नेता एक दंगाई के घर जाके उनको मिलते हैं। अब सोचो, उससे पहले इनको गोपाल मिश्रा के यहाँ पे जाने का व्यक्त नहीं है, फिर भी ये बात को मैं साइड पे रख लेता हूँ, ठीक है। अभी जनाब कह रहे हैं कि ये देश सेकुलर वर्ड्स बाबा साहब आम्बेडकर के जो संविधान था उसमें सेकुलर वर्ड था ही नहीं। सेकुलर वर्ड बाद में अमेंड किया गया और वो भी बिना किसी प्रकार की चर्चा किए बगैर वो वर्ड्स को डाला गया संविधान के अंदर। क्या ये संविधान को तोड़ा मरोड़ा नहीं माना जाना चाहिए? और ये लोगों ने, इन लोगों ने जो राष्ट्रपति शासन का जो नॉर्म्स है 356 92 बार 92 टाइम्स दे आर इम्पोज्ड आर्टिकल। तो सोचो, एक हमारा जो संघीय ढांचा है उसको तोड़ने की इन्होंने कितनी बार कोशिश की है। अभी वन नेशन वन इलेक्शन कल जो आया है वो क्यों लाना पड़ा? 1951 से लेके 1967 तक तो हमारा सिमुलेटरी से चल रहा था ये सब कुछ, लोकसभा और विधानसभा। तो आप देखो, संविधान को अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, अपनी ही पार्टी और परिवार के संरक्षण करने के लिए कौन तोड़ मरोड़ रहा है? इन लोगों को तो खुश होना चाहिए। जिन लोगों को बाबा साहब पर अपनी पूर्णतः आस्था है वो कभी कांग्रेस के साथ नहीं रह सकता। जिन लोगों को बाबा साहब पर पूर्ण आस्था है वो धारा 317 हटने पर खुश होगा, क्योंकि आप देखो पूरे देश में आरक्षण लागू है। 317 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं लागू था, अभी भी एएमयू में आरक्षण नहीं लागू है। अगर ये जनाब इतने ही अपने हितों के हितैषी हैं तो राहुल गांधी को बताए कि एएमयू में आरक्षण लागू करे। जामिया मिलिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट में आरक्षण नहीं लागू है। अगर ये जनाब अपने हितों के लिए इतने ही अंदर से जागरूक हैं तो अभी बोले कि जामिया मिलिया इस्लामिया में वो अपना आरक्षण लागू करके दिखाए। पिछले 11 साल से हमारी सत्ता पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। हमने सभी के हितों के लिए काम किया है। हमारी सभी योजना सभी के लिए है। हमारी सभी योजना हो या फिर हमारा जो भी विकास का मैप है वो मैप पे चलने का सभी का अधिकार है। कोई एक क्षणिक भी 1% भी हम पर आरोप नहीं लगा सकता। ये उनका आरोप जो भी है वो पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और मैं स्वीकार करता हूं कि 2024 के इलेक्शन में इनका आरोप में कुछ जनता आ गई थी, लेकिन वही जनता ने पश्चाताप किया। हरियाणा में इनको दिखा दिया, महाराष्ट्र ने भी इनको दिखा दिया और इनका ये झूठ का पुलिंदा अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव में आपके खुद के ही नेता और सांसद ये कहते हुए देखे गए थे कि आप हमें 400 सीट दीजिए, हम संविधान में बदलाव करना चाहते हैं। इसलिए ये बात आई और इसलिए वहां से ये मुद्दा उठकर आया कि आप इनको अगर चुनकर लाए तो संविधान को बदल कर रख देंगे और उसका बहुत बड़ा खामियाजा आप लोगों को 2024 के चुनाव में उठाना पड़ा था। मैं इसका जवाब देता हूँ। 317 हटा, क्या संविधान में अमेंड हुआ कि नहीं हुआ? अमेंड करना जो गुनाह है, तो अब तक कितनी बार अमेंड हुआ है? सुधार, बदलना और सुधार। देखो मैं मेरी बात पूरी होनी चाहिए। अमित शाह जी का, वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी का एक वीडियो बनाते हैं ये लोग, मॉर्फेड वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर से उसको प्रचारित किया जाता है और उस पे केस होता है। लेकिन चलो यहां तक तो ठीक है कि बीजेपी ने आरोप लगाया, लेकिन परिणाम के बाद कांग्रेस के कई नेता खुश होते हैं और क्रेडिट लेते हैं कि हमने वो मॉर्फेड वीडियो फैलाया, उसका हमको फायदा हुआ। अब आप बोलो इसका मतलब क्या होता है? भाई एक बात बताओ, एक महेश भाई, प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं है?
प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रधानमंत्री के अदानी की दलाली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अदानी की दलाली कर रहे हैं। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आज सदन में संविधान पे चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री गायब है। प्रधानमंत्री अदानी की दलाली करने के लिए नई जमीन ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री अदानी को देने के लिए नया रेलवे स्टेशन ढूंढने गए हैं। प्रधानमंत्री अदानी को देने के लिए कहीं नया पोर्ट ढूंढने गए हैं। तो प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं है? इस बात का जवाब दो। प्रधानमंत्री कहाँ गायब है? दे रहा हूं, आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री कहां पर है? प्रधानमंत्री आज हिंदू धर्म के सबसे बड़े उत्सव कुंभ मेले की व्यवस्था के उद्घाटन में गया हुआ है। वो वहां तो सदन में क्यों नहीं है? संविधान से सर्वोपरि क्या होता है? संविधान से सर्वोपरि उनके लिए क्या एक धर्म का एक कोई कार्यक्रम हो गया? प्रधानमंत्री के लिए कार्यक्रम एक धार्मिक कार्यक्रम संविधान से बड़ा हो गया। सदन में संविधान के 75वीं बरसी के ऊपर 75वीं उसके एनिवर्सरी के ऊपर कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री सदन से गायब है। उसकी आपको चिंता नहीं है। एक धार्मिक कार्यक्रम होने जा रहा है, एक धार्मिक मिलावड़ा होने जा रहा है। उसके शुभारंभ करने के लिए, उसके कार्यक्रम की रिबीन काटने के लिए प्रधानमंत्री के पास वक्त है और प्रधानमंत्री के पास सदन में महिलाओं के हक और अधिकार की बात करने के लिए वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री के पास सदन में दलितों के लिए बात करने के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री के पास सदन में आदिवासियों के हक की बात करने के लिए समय नहीं है। प्रधानमंत्री के पास मणिपुर की महिलाओं के लिए बात करने के लिए वक्त नहीं है। तो प्रधानमंत्री गायब क्यों हो जाते हैं भाई? इस बात का जवाब भी मिलना चाहिए। देश जानना चाहता है भाई। और दूसरी बात जहां तक आप सुन तो लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं जी। ठीक है, इनके सभी सवाल के जवाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री हिंदू धर्म के सबसे बड़े कुंभ मेले के उद्घाटन के प्रसंग पर गए हैं और उसका मुझे एज अ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे गर्व है। तुम्हें आपको गर्व हो सकता है। प्रधानमंत्री का दायित्व सदन में रहना था। सदन में मिलता है भाई। एक मिनट सुन लीजिए महेश भाई, एक मिनट सुन लीजिए। महेश भाई एक मिनट सुन लीजिए। ये देश किसी रामायण से, महाभारत से, गीता से, कुरान से, बाइबल से नहीं चलता है। ये देश संविधान से चलता है। ये बात आपको और आपके प्रधानमंत्री को याद होनी चाहिए और ये बात आपको और आपके प्रधानमंत्री के जहन में होनी चाहिए कि देश किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं चलता। ये देश संविधान से चलता है। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है तो सदन में बोल दीजिए, मैं बीच में मत बोलो। जी। और भी कुछ है तो बोल दीजिए प्लीज। और भी मैं सिलसिलेवार से आपके सभी प्रश्न के उत्तर दूंगा। अभी कुछ है या फिर मैं बोलना स्टार्ट करूं? मैं एक बार बोलना स्टार्ट करूं तो फिर बीच में मत बोलिएगा प्लीज, कृपया करके। हो गया आपका? नहीं, आप बताओ। अब गलत बोलोगे तो विरोध तो होगा भाई। आप गलत बात, आपकी तो आदत है, आपके और आपके प्रधानमंत्री की तो आदत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। तो ये तो आप लोगों की आदत है। तो आप झूठ बोलेंगे, जोर से बोलेंगे तो हम विरोध करेंगे, डंके की चोट पे विरोध करेंगे। हो गया, ठीक है। अभी प्लीज सिर्फ 1 मिनट के लिए संयम रखिए, मैं आपको सभी सवाल के जवाब देता हूं। नंबर 1, प्रधानमंत्री जी आज कुंभ मेले के व्यवस्थापन के उद्घाटन में गए हैं और उनका मुझे गर्व है। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला कि महिला के हित के लिए काम नहीं करते हैं। भारत आजाद हुआ तब से लेके अभी तक महिला आरक्षण बिल को किसने अटकाया और किसने पास किया? भारतीय जनता पार्टी ने महिला आरक्षण को पारित किया। उन्होंने 10 साल के बाद लागू होगा। 10 साल के बाद लागू होगा। आज क्यों नहीं? क्या आज इस देश की महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है? आज इस देश की महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है कि वो लोकसभा में, विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर पाए? धारा हटने से पहले नहीं, आप बताओ कि महिला सशक्तिकरण बिल है तो 10 साल बाद क्यों लाएंगे भाई? आज लाओ। भारतीय जनता पार्टी ने और उसके बाद संविधान वहां पे लागू हुआ है और उसके बाद यहाँ पे आरक्षण लागू हुआ है। नंबर 5, ये जनाब बोल रहे हैं, मुझे ये बताए 2015 से पहले संविधान दिवस कब मनाया जाता था? नहीं मनाया जाता था, क्योंकि 2015 से पहले संविधान दिन कोई था ही नहीं। इन्होंने कभी भी 1947 से लेकर 2014-15 तक इन्होंने कभी इस बात को माना ही नहीं कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, चलो हम इस दिन को एक पर्टिकुलर डे के तौर पे मनाएं।
वो काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। हम जो आज दिन प्रतिदिन 2015 से लेकर अभी तक जो संविधान दिन मना रहे हैं, उसके पहले संविधान दिन नहीं था। अब ये हमको क्या सिखाएंगे संविधान क्या होता है क्या नहीं होता है? जो लोग आप तो बोल दो कि देश आजादी 2014 के बाद हुआ है। आप तो बोल दो, कंगना रनावत की आपकी जो सांसद है जैसे बोलती है कि देश को आजादी 2014 के बाद मिली है, भारत देश का जन्म ही 2014 के बाद हुआ है। आपको तो हर चीज में तो मोदी जी को क्रेडिट देना, तो ये भी 2015 से पहले संविधान दिन कौन से तारीख को मनाया जाता था? भाई हमेशा तारीख फिक्स होती है मेरे भाई महेश भाई थोड़ा इतिहास का अभ्यास आप भी रखो, इतिहास का अभ्यास रखो। 26 नवंबर होता है, 26 नवंबर 1949 बराबर है। 26 नवंबर 1949 भाई मैंने बता दिया, एक बार नहीं बार बार बताया, कई बार बताया आपको। 26 नवंबर 1949 बराबर है। तो इसी दिन इसको मनाया जाता है, पहली बार नहीं मनाया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है भाई दिया वो होता है ना कि भाई बुलेट कार्ट होता है बराबर, बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसको लगता है कि पूरा जो गाड़ी होता है वो वही चला रहा है। तो मोदी जी आए उसके बाद ही देश वही चला रहे हैं। भाई देश आजाद हुआ भाई 2014 के बाद हुआ, सब कुछ हुआ 2014 के बाद। संविधान दिन मनना भाई 2014 के बाद, 26 जनवरी मनना हुआ 2014 के बाद मनना शुरू हुआ। उससे पहले क्या किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से भाषण नहीं दिया था? आज बैलेट पर चुनाव की मांग कराई गई है। प्रियंका गांधी ने कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि डर का माहौल है। हितेंद्र जी क्या कहेंगे, क्यों डर का माहौल? भारत देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और क्यों ऐसा बोलना पड़ रहा है विपक्षी सांसदों को कि डर का माहौल है? प्रियंका जी कहती हैं कि बैलेट पर चुनाव कराइए और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों ऐसा कहने की जरूरत पड़ रही है? हितेंद्र जी। मैडम, आप गुजरात की 182 विधानसभा की सीटें हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूँ ऑन लाइव आपकी टीवी के ऊपर, आप कोई भी रैंडमली जो सीट आपको पसंद हो 192 में से, आप बरोड़ा सिटी हो गया, वाघोड़िया हो गया, कोटा हो गया, कोई भी 182 में से जो सीट आपको पसंद है वो सीट आप उसका चयन करो। उस सीट में टोटल वोटर्स कितने हैं? टोटल वोटर्स जितने हैं भाई 6 बजे तक का जो भी पुलिंग होता है तब तक के आंकड़े देख लो। उसके बाद आंकड़े जो होते हैं कन्वर्जन भाई 60% हुआ है। वो एग्जांपल के तौर पे कोई विधानसभा है आपकी 3 लाख की, 3 लाख के टोटल वोटर्स है और 60% वहां वोटिंग होता है, पुलिंग होता है, तो 6 3 80 मतलब 1,80,000 का वहां वोटिंग होता है। फिर आप जब चुनाव के नतीजे आते हैं तब जो आंकड़े जो भाई भाजपा को इतने मिले, कांग्रेस को इतने मिले, निर्दलीय को इतने मिले, उस आंकड़ों का आप तालमेल लगाएंगे ना तो वो 182 से 1,80,000 से कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा आएगा। 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 कहीं ना कहीं ज्यादा आएगा। वो आज की बात नहीं पूरे मतलब ये। तो ये जो गड़बड़ी होती है, ये जो धांधली होती है, वो क्यों होती है, कैसे होती है, कहाँ से आते हैं ये आंकड़े, बढ़ कैसे जाते हैं? वो नहीं जो पहले लेट मी फिनिश। मुझे केवल 30 सेकंड दीजिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये आंकड़े पहले चुनाव आयोग जो वो 6 बजे खत्म होता था तो भाई 8 बजे तक पूरे आंकड़े अपडेट कर देता था। अभी ये जो पिछले जो चुनाव हुए उसमें वो लोग 4-4 दिन लेते हैं। भाई ईवीएम का समय है, ईवीएम में आंकड़े दर्ज हो गए, उसके बाद आपको 4-4 दिन 5-5 दिन कैसे लग जाते हैं? 5 दिन के बाद आप कोई आंकड़े देते हो और उस आंकड़े में अभी महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ तो महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई, जब चुनाव खत्म हुआ तब जो वोट प्रतिशत था और उसके बाद जब नतीजे बाहर मतलब जो आए इलेक्शन चुनाव आयोग की ओर से तो 7 से 8% का वहां डिफरेंस था। तो 7-8% का डिफरेंस कैसे आ गया? वही एक बड़ी बात है, वही एक मतलब बड़ा मुद्दा है जिसको लेके इस देश की जनता, इस देश का विपक्ष, इस देश का बहुत बड़ा तबका वो जानना चाहता है कि भाई ये जो धांधली होती है वो धांधली कैसे होती है। और एक दूसरी बात होती है जो अभी आजकल ईवीएम में 99% बैटरी की बात आती है। तो भाई एक ईवीएम आपने सुबह शुरू किया तो आपके मोबाइल, आज मैं मोबाइल से लाइव कर रहा हूँ, आपके साथ मोबाइल से जुड़ा हूँ, तो मैंने जब किया तब 100% चार्ज था मोबाइल। ये जब लाइव खत्म होगा तो उसमें 5-7%, 10% बैटरी ड्रेन हो गई होगी। पर पूरा ईवीएम जो 4 दिन मतलब पूरा 12 चलता है, 4-5 दिन उसके बाद वो वहां रहता है बराबर है स्टोरेज हाउस में, उसके बाद जिस दिन काउंटिंग के लिए निकाला जाता है तब उसकी बैटरी 99% कैसे हो सकती है? तो ये जो सवाल है, तो चुनाव आयोग
मिल पाया है। सही चुनाव बात है आयोग ने अभी तक कोई इसका संतोषकारक जवाब, जो सेटिस्फाइड आंसर होना चाहिए, वो नहीं दे पाया। तो जब तक जनता को एक सेटिस्फाइड आंसर नहीं आता, विपक्ष को एक सेटिस्फाइड जवाब नहीं मिलता है, तब तक हमें जब तक नया कोई वो चीजें नहीं आती है, तब तक हमें बैलेट पेपर पे जाना चाहिए। एक बार विंस्टन चर्चिल को पूछा गया था, कि लोकतंत्र के अलावा, मतलब विच इज बेटर देन डेमोक्रेसी, कि जब तक डेमोक्रेसी से बेटर कुछ नहीं आ जाता, तब तक डेमोक्रेसी ही बेहतर है। तो हमारे पास यहाँ ईवीएम से बेहतर ऑप्शन है बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर पे चुनाव करके देख लिया जाए, जब बैलेट पेपर पे नतीजे आएंगे तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, ये अब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई, अगर बैलेट पेपर से हम चुनाव कराएंगे तो शायद हमें गिनने में ही बहुत वक्त लग जाएगा। तो ये भी एक दुविधा है, उसे कैसे सुलझाया जाए, और चुनाव आयोग इस पर और निष्पक्ष हो, ये जरूरी है। लेकिन डर का माहौल में महेश जी के पास चलती हूँ। महेश जी, डर का माहौल होने के आरोप लगाए गए हैं, किस तरह का डर विपक्षी नेताओं को और देश के लोगों को सता रहा है? देखो, आपको एक भी नागरिक ऐसा नहीं मिलेगा कि जो ये बोल रहा है कि मुझे हम लोगों को डर लग रहा है। जनता को कभी डर नहीं लग रहा है। मणिपुर हिंदुस्तान में है, मणिपुर भारत में है भाई। मणिपुर भी कभी आपके प्रधानमंत्री को बोलो मणिपुर का म बोले, मणिपुर कहाँ है? मणिपुर का म आप भी बोलो महेश भाई, आपका तो नाम भी म से शुरू होता है। बोल लेने दीजिए, उनको बोल लेने दीजिए। महेश भाई बोलिए। अभी वो इंटरप्ट नहीं करेंगे तो ही मैं बोलूंगा, क्योंकि कोई इंटरप्ट करता है, आंसर क्वेश्चन 1 by 1 होना चाहिए। अगर ऐसे इनको भी इंटरप्ट करूंगा तो ये एक शब्द भी नहीं बोल पाएंगे। मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करता, और कोई मुझे इंटरप्ट करे वो भी मुझे पसंद नहीं है। जी, महेश भाई बोलिए। डर का माहौल है, और यहाँ तक कि विपक्षी सांसद ये आरोप लगाते हैं कि आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भी डर का माहौल है। अगर ये जनाब हमको कुछ क्वेश्चन करते हैं तो फिर जवाब सुनने की भी क्षमता रखें। अगर जवाब सुनने की क्षमता न है तो किसी की बात ना काटे और किसी को क्वेश्चन ना करे। किसी को क्वेश्चन करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनका जवाब सुने पेशेंटली, और अगर जवाब सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर संविधान की बात ना करें, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कुछ है। ठीक है, नंबर 1, अभी किसी को भी डर नहीं लगता। जो आम जनता है उसको कभी डर नहीं लगता, वो जनता कभी डरती ही नहीं है। पहली बात तो ये, डर कौन रहे? डर वो लोग रहे जो भ्रष्टाचारी हैं, डर वो लोग रहे जो सोरोस से मिले हुए हैं, डर वो लोग रहे जिनको एक जाति और एक धर्म को तुष्टिकरण करना है, डर वो रहे जो हिंदुत्व का विरोध कर रहे थे, डर वो रहे जिनको भारतीयता और भारतीय संस्कृति का विरोध था, उसको दमन करना था, उसको प्रताड़ित करना था। वो लोग डर रहे हैं। जिनको भारतीयता से प्रेम है, जिनको सनातन से प्रेम है, जिनको भारतीय संविधान से प्रेम है, जिनको भारतीय लोकतंत्र से प्रेम है, वो कभी डरता नहीं और उसको कोई डरा भी नहीं सकता। जी, चलिए हितेंद्र जी, बहुत छोटा सा जवाब, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट है आपके पास, जवाब दे दीजिए। डर आखिर कौन रहा है देश में? कौन डर फैला रहा है? डर क्यों लगना चाहिए? हमारा देश भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री, और यहाँ हमें आजादी है हर चीज की, किस चीज से डर लग रहा है? डर फैलाने वाले लोग आज सत्ता में बैठे हुए, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हो गया, और उनकी जो भगिनी संस्था है, विश्व हिंदू परिषद हो गया, या बजरंग दल हो गया, या दुर्गा वाहिनी हो गया, ये जो भी ये लोग हैं, ये लोग समाज में डर फैलाने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, हिंसा फैलाने का काम करते हैं। इनकी राजनीति, इनकी जो राजनीति की दुकान है, वो केवल और केवल नफरत, हिंसा और भेदभाव पे टिकी हुई है। ये लोग चाहते हैं कि इस देश का दलित डरा हुआ हो, इस देश का आदिवासी डरा रहे, इस देश का बहुत बहुसंख्यक ओबीसी वर्ग इनसे डरा हुआ रहे, ये देश की महिलाएं इनसे डरी हुई रहे, और जाति विशेष के लोग, धर्म विशेष के लोग, ये हमेशा इस देश के मुसलमानों को डराना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मणिपुर जैसा जो प्रदेश है उसकी पूरी ही जनसंख्या, क्या मणिपुर के लोग हिंदू नहीं है? तो क्या हिंदू की अगर बात करते हैं तो क्या आप अगर बात करते हो, तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि दलित और आदिवासी हिंदू नहीं है, पर अगर फिर भी आप बोलते हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है, ओबीसी समाज के वर्ग जो तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से शूद्र में आते हैं, तो उनको क्या आप डराने का काम नहीं करते हो? उनके हक और अधिकार की जो बात होती है, गुजरात का बजट 3 लाख करोड़ का बजट है,
है तो 3 लाख करोड़ के बजट में से दलितों का हिस्सा 7% के हिसाब से 21,000 करोड़ मिलना चाहिए। क्या उनको मिलता है? क्या उनको डराया नहीं जाता? आदिवासियों का 14% की जनसंख्या के हिसाब से उनको 42,000 करोड़ मिलना चाहिए। क्या उनको नहीं मिल क्या उनको मिलता है? और आप ओबीसी समाज 52% ओबीसी समाज है गुजरात में, तो 52% आप नहीं दे सकते हो, तो 27% दो, तो 75,000 से 80,000 करोड़ रुपया उनको मिलना चाहिए। तो ये उनका हक नहीं देके क्या किया जा सकता है? उनका हक और उनके हक और अधिकार को दबाया जाता है। दबाने का काम क्यों किया जाता है? तो दबे रहेंगे, कुचले रहेंगे तो अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। उनको डराया जाता है, इस देश के किसान को डराया जाता है। अभी भी दिल्ली की सरहद पे आप दिल्ली पे सीधा नहीं जा सकते हो, आप हरियाणा की कोई भी बॉर्डर से आप दिल्ली में नहीं जा सकते, वहां पे किसान धरने दे रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी इतने ही निडर है, प्रधानमंत्री जी इतने ही निर्दय है, तो वहां जाके दिखाए। प्रधानमंत्री में आज जैसे बोला कि कायर की जो सरकार होती है ना, कायर बहुत ज्यादा लंबे समय तक सत्ता पे नहीं रह सकते, क्योंकि वो डरे होते हैं, वो हथकंडे अपनाते हैं, वो चाहते हैं कि लोगों को डराया जाए। अगर लोगों को डराया नहीं जाएगा तो वो लोग उन पर विद्रोह कर बैठेंगे। इसीलिए वो बंदूक की तान पे, कहीं ना कहीं तानाशाही की नाम पे वो लोगों को डराना चाहते हैं। इस देश के बहुसंख्यक जो वर्ग है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं, किसाने, युवा ने, जो छोटे कर्मचारी है, छोटे दुकानदार है, सभी लोगों को डराया जाता है। किसी को जीएसटी के नाम पे डराया जाता है, किसी को काले कानून के नाम पे, किसानों को काले कानून के नाम पे डराया जाता है, युवाओं को रोजगारी के नाम पे डराया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज जब देखा जाए तो आजादी के 75वें इस पर्व के ऊपर मैं इतनी ही बात जो बोलना चाहूंगा कि इस वर्तमान सरकार को अभी इस समय में, जहां प्रधानमंत्री खुद सदन में मौजूद नहीं रहते, प्रधानमंत्री की प्रायोरिटी, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता संविधान नहीं है, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता केवल और केवल धर्म के नाम पे इस देश में दंगे कराना है, धर्म के नाम पे अपना शासन चलाना है। ऐसे समय में हमें केवल और केवल इस देश को चलाना है। तो सभी को एक बार वापस याद दिलाना पड़ेगा कि देश ना गीता से चलता है, देश ना कुरान से चलता है, देश ना बाइबल से चलता है, ये देश चलता है तो बाबा साहब आंबेडकर के द्वारा दिए गए संविधान से चलता है। जय भीम, जय संविधान। जी, देश संविधान से चलता है और संविधान में अगर जरूरी थोड़ा बहुत बदलाव हो तो उससे कोई नागरिकों को कभी परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि संविधान 50-75 साल पहले जब बनाया गया था उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया था। वैसे बाबा साहेब बहुत दीर्घदृष्टा थे कि उन्होंने आने वाले सालों को भी नजर में रखकर संविधान की रचना की थी, लेकिन थोड़े बहुत बदलाव अब हो रहे हैं और होने चाहिए वक्त के साथ। संविधान पर एक हेल्दी चर्चा, एक हेल्दी डिस्कशन जारी है और आशा करते हैं कि कल भी सदन में इसी तरीके की चर्चा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, देश के मुद्दे और देश की बातें हर एक नागरिक के लिए जानना बेहद जरूरी है। आप वीएनएम को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं, आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।